हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 8 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने लिंक दे रखी है, डायरेक्टली आप वहाँ से मंगा सकते हैं बुक्स वगैरह, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारा DKSS एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैंने बताया था कि आप प्ले स्टोर में जाइए, जस्ट आपने सर्च बार में जाके आप सर्च करिए DKSS एकेडमी, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। जैसे आप देखेंगे तो प्ले स्टोर एक करके आपके मोबाइल में होता है, ठीक है। वहाँ से आप प्ले स्टोर खोलिए, खोलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, इसमें सब में अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट सर्च करना है DKSS एकेडमी करके लिख के। जब यहाँ पे इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे तीसरे नंबर पे आपको DKSS एकेडमी का लोगो ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। और ये नाम दिख जाएगा, तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करिए। DKSIS एकेडमी करके ही होगा, प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। जैसे इंस्टॉल करेंगे आप तो फिर ओपन लिख के आएगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जब ये ऐसा वाला इंटरफेस आ जाएगा तो उसमें क्या करना है आपको, इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे ना, फिर आपके नंबर पे OTP जाएगा। जो OTP 4 डिजिट का जाएगा, आप उसमें डालेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो जो हमारे फ्री कोर्सेज अभी आप वो देख सकते हैं। बैचेस दोस्तों राउंड अबाउट आपको 2 दिन में लॉन्च हो जाएंगे सारे, ठीक है। आज बैचेस के बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे, तो प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए। कल जितने लोग NCERT के हमारे वीडियो पैक में हैं या फिर किसी भी पैक में रहे हैं हमारे पेड कोर्सेज में, सबको मैसेज गया होगा ऐप इंस्टॉल करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए उसको, ठीक है। कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा, जो पहले के पेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पहले के ऐप है वो, जो आपके पहले के बेसिकली वीडियोस है ना, ठीक है, तो उसको भी इस ऐप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए। इससे कि देखो, एक चीज़ याद रखिएगा, आपके मोबाइल नंबर ही आपको रजिस्टर करना है जो आप पहले से रजिस्टर करा चुके हो। अगर आप नंबर चेंज करते हो तो इसमें ही आपको चैट का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हमें मैसेज कर दीजिए, सर हमारा नया वाला नंबर ये है, ये वाला रजिस्टर कर दीजिएगा, मेरा ओल्ड नंबर ये था। तो हम डायरेक्टली आपको क्या करेंगे, यही से रजिस्टर कर देंगे। इवन मैसेज की सुविधा आपको यही से मिलती है, डायरेक्टली आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ग्रुप भी रहेंगे इसमें, ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हो, बट वो पैक एक्टिवेट होंगे तब एक्टिवेट होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने, जब जैसे मैंने NCERT की उनको पैक में जोड़ा, सारे बच्चे चैट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आपको किसी एक्स्ट्रा ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से आपको जाके WhatsApp इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है डिस्टर्बेंस करता है WhatsApp, सारी चीज़ें यहाँ पे करिए, पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारे आने वाला वीडियो पैक है उसके बारे में, ठीक है। देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इंडिविजुअली भी हमें प्राइसिंग दे दीजिए। तो जिनको इंडिविजुअली खरीदना है, इंडिविजुअली हमने दे रखा है। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, ठीक है। समझाने के लिए देखो, मैं एक एक करके आपको स्टार्ट करता हूँ। यूपीएससी में देखो टोटल 9 पेपर होते हैं मेंस में। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो प्रीलिम्स में तो 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, राइट, पेपर 1 पेपर 2, इसमें आपका ये GS का जाता है, ये CSET का होता है। लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं टोटल 1 to 9 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है देखिए AC का होता है, ठीक है, इसको पेपर 1 बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। दूसरा पेपर होता है पेपर 2। पेपर 2 में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए। पेपर 2 में दोस्तों हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का भी पार्ट होता है, लेकिन मैंने इन्वायरमेंट जो है इसमें पेपर आपका 4 में डाल दिया, GS पेपर 3 में डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्यों डाला उसका मैं डिस्कशन अभी करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया ज्योग्राफी। फिर हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारा आपका GS पेपर 1 में आता है। इंडियन सोसाइटी, ये भी आपका पेपर, आपका GS पेपर 1 का पार्ट है और GS से पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है। तो बस जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम GS पेपर 1 2 करके हम बातें करते हैं। हम पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 करके बातें नहीं करते, हम कहते हैं GS पेपर 1। तो GS पेपर 1 में बात करेंगे तो आपका ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, इंडियन सोसाइटी आता है। इंडियन सोसाइटी का कहीं ना कहीं रिलेशन दोस्तों सोशल इशू और सोशल जस्टिस हो जाता है। सोशल इशू और सोशल जस्टिस किसका पार्ट है, पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है। GS पेपर 2 का पार्ट है। तो GS पेपर 2 में देखोगे आप तो इसमें 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं बेसिकली, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और सोशल इशू और सोशल जस्टिस। ये तो दो, ये आपका पेपर GS पेपर 2 हो जाता है, ये GS पेपर 1 हो जाता है, ये आपका AC का पेपर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 3 होता है जिसमें इकोनॉमिक्स आता है, साइंस टेक्नोलॉजी आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। इन्वायरमेंट मैंने यहाँ क्यों जोड़ा, इसका रीजन इसलिए है क्योंकि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ जोड़ा है। आप देखेंगे कि मैंने देखो GS पेपर 1 के साथ आगे क्या लिखा है, GS पेपर 2। मतलब अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको GS पेपर 2 में भी काम आएगा। इसको आप GS पेपर 2 का है, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हो तो ये GS पेपर 1 में भी काम आएगा, सेम ऐसे ही। डिजास्टर मैनेजमेंट GS पेपर 3 का पार्ट है। लेकिन जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो डिजास्टर कैसे आते हैं, कहीं ना कहीं हम ज्योग्राफिकल कोई चीजें चेंजेस करते हैं तभी तो आते हैं, तो ये GS पेपर 1 में भी काम आएगा। इन्वायरमेंट GS पेपर 1 का है बेसिकली, लेकिन GS पेपर 1 और पेपर 3 में भी काम आता है। तो कहते हैं ना, जब आप पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप एक सब्जेक्ट को कई पेपरों में आप कोरिलेट कर पाओगे। ये तभी आपको मिलेगा दोस्तों जब आपने अच्छे से स्टडी की होगी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी GS पेपर 3 का पार्ट है और एथिक्स GS पेपर 4। तो GS के दोस्तों 4 पेपर होते हैं, GS पेपर 1,
जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। अब पेपर वाइज बात करें तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, 5 पेपर हो गए। 6 और 7 जो बेसिकली जो दोस्तों हो जाता है आपका, एक हिंदी क्वालिफाइंग, एक इंग्लिश क्वालिफाइंग आप कह सकते हो। फिर 8 और 9 आपका क्या हो जाता है, ऑप्शनल का। ऑप्शनल के 2 ही पेपर होते हैं, मतलब एक ही ऑप्शन होता है, उसके 2 पेपर होते हैं। ठीक, इंडिविजुअली हमने प्राइसिंग कर रखी है, तो आपको जैसे भी लेना, जो लेना है आप ले सकते हैं। वन टाइम पेमेंट आपके लिए रहेगा दोस्तों 15,999 रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, हाँ, इसमें टॉप 100 स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, जो शुरू के 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको हम 14,999 पैक देंगे। ड्यूरेशन जो कोर्स का रहेगा आपका 12 महीने रहेगा, 12 महीने में हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलने वाला है एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। देखो, वीडियोस तो आपको मिलेगी, उस वीडियोस को आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का हम कोशिश करेंगे देने के लिए उसमें, कि आप वीडियो को मतलब ऐप में ही डाउनलोड करके आराम से पढ़ सको। ठीक, उसके अलावा इसमें आपको एक टेस्ट पोर्टल मिलेगा, एक असाइनमेंट पोर्टल मिलेगा, टेस्ट पोर्टल, असाइनमेंट पोर्टल, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, ये चीजें हो गई। जब तक चाहे आप तब तक उसकी वैलिडिटी दे देंगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आपकी डिमांड होती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम वो भी कोशिश करेंगे चीजें उसमें ऐड करने का। ठीक है, तो आपको उसमें टेस्ट मिल जाएगा दोस्तों, इवन अटेंडेंस तक सिस्टम है कि आप कितने लोग वीडियो देखे हैं, कितने लोग नहीं देखे हैं, उसमें अटेंडेंस सिस्टम है। बट उसमें अभी जाना नहीं जाता, क्योंकि आप क्लास में बच्चे तो हो नहीं। ठीक है, अगर आप खुद की लाइफ के लिए सीरियस हो तो आप काम करोगे बेसिकली। ठीक है, तो आप वीडियोस मिल जाएंगे उसमें, आपको टेस्ट मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आप उस वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट मिलेंगे आपको, डेली का वर्क मिल जाएगा कि आपको ये चीज़ें करनी है। प्लस मटेरियल में आपको स्कैन कॉपी हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको अलग से लिखवा रहा हूँ, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं समझाते जाऊँगा, एक एक करके सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अलग से कुछ करना नहीं है। तो बेसिक फंडामेंटल आपके पूरे के पूरे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे सारे जीएस के। ठीक है, करंट अफेयर क्लासेस जो होंगी हमारी उसमें वीकली हम कर देंगे, तो करंट अफेयर्स भी आपके साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्लान है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 2021 में अगर हम तैयारी करें तो हम कैसे करें। अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, देखो हम करेंगे क्या। हम पहले दोस्तों वो सब्जेक्ट उठाएंगे जो प्रीलिम्स में आपको काम आने वाले। जैसे हम क्या करेंगे, पहले दोस्तों आपका ज्योग्राफी कर लेंगे, ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री कर लेंगे, हिस्ट्री के बाद आपका पॉलिटी कर लेंगे। ठीक है, पॉलिटी के बाद साइंस टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी करेंगे इसमें। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स। जो प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट है वो पहले कर लेंगे, जिससे कि हमारे 6 मंथ में ये सारे सब्जेक्ट हमारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जैसे इथिक्स बचता है, इंटरनल सिक्योरिटी बचता है, डिजास्टर मैनेजमेंट बचता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन भी कोशिश करेंगे कि पहले करने का, सोशल इशू बचता है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री बचता है। ये सारे मेंस के टॉपिक है, तो मेंस के टॉपिक बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है दोस्तों, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वीडियो इसलिए लंबा हो गया क्योंकि थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन भी देना था कोर्स वगैरह के बारे में, और बाकी चीज़ें जो भी होगी, आप सुझाव जो भी आपका है ऑलवेज वेलकम है दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताते रह सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की वीडियो पैक अगर आपने नहीं लिया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हो तो उससे पहले एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पैक्स आपको मिलेगा 1799 में। ठीक, पेमेंट मैंने बता रखा है। इवन ये पैक है जो आप ऐप के थ्रू भी ले सकते हो और हमें डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले पैक लिया है, वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन मिलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो एनआरआई। एनआरआई क्या होता है बेसिकली आपको पता है। एनआरआई वो होता है दोस्तों जो अपना भारत का निवासी है लेकिन रहता बाहर है, मतलब भारतीय सिटीजन है लेकिन रहता बाहर है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर रहते हैं, वो क्या है, एनआरआई कहलाते हैं। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, तो बेसिकली टर्म्स याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को एनआरआई का मतलब नहीं पता होता है, तो एक चर्चा में क्यों इसकी बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है, जो एनआरआई होता है बेसिकली, पहले तो 182 दिन तक आप बाहर रहते थे, मतलब इंडिया में नहीं रहते थे, तो कहा जाता था कि आप एनआरआई हो, लेकिन अभी 120 दिन कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कम से कम आपको 120 दिन भारत में रहना है, उसके अलावा आप कहाँ रहेंगे, बाहर रह रहे हैं। ठीक है, 3 महीने आप मान सकते हो इसको। ठीक, तो अगर इसकी बात करें तो चर्चा में क्यों, देखो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कहाँ कहाँ के, असम के इलेक्शन होंगे, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन होंगे, केरल के इलेक्शन, तमिलनाडु, पुदुचेरी। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो मतलब भारतीय नागरिक है, देखो बेसिकली तो एनआरआई है ना, मतलब इंडिया में इंडिया की नागरिकता इनको प्राप्त है, बाहर रह के काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जानने वाले भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्शन जब होता है तो वोट नहीं कर पाते हैं, वोटिंग नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, 2014 के जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें एक 12 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, 12 मेंबर्स टीम बनाई गई थी, जिसमें 3 बेसिकली पैरामीटर्स दिए गए थे कि इनको मतदान कैसे करने देने का ऑप्शन देना चाहिए हमें, मतलब ये मतदान कैसे करें बेसिकली। तो इनको कहा गया कि आप डाक द्वारा कर सकते हो, विदेशों में भारतीय
मिशनों पर मतदान कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली मतलब एम्बेसी वगैरह है तो वहाँ पे जब जाके आप मतदान कर सकते हो, ऐसा कुछ सिस्टम कह रहे थे। ये तो ऑनलाइन वोटिंग। तो इनसे तीन पे सुझाव लिए गए, तो इन्होंने इन तीनों को खारिज करते हुए कहा कि डाक वाला थोड़ा सा ठीक है, बट ये दोनों तो हम नहीं कर सकते विदेशों में, मतलब यहाँ पे हम विदेशों में जाके वहाँ पे अम्बेसडर, मतलब अम्बेसडर या फिर जो एक फिक्स ऑफिस बनाएंगे वहाँ पे वोटिंग करना, वहाँ फ्रॉडरी का केस हो सकता है, मतलब फ्रॉडरी का मतलब ये है कि वो धोखाधड़ी का केस हो सकता है, तो वो थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं है। ऑनलाइन के लिए इन्होंने ये कहा कि अगर कोई एनआरआई ऑनलाइन अगर आपका वोट बीजेपी को या कांग्रेस को दे रहा है, मान लीजिए किसी भी पार्टी को दे रहा है, ठीक है, तो उसकी ये तो पता चल जाएगा ना कि कौन वोट कर रहा है। जैसे आप में से बहुत सारे बहुत बच्चे कहते होंगे कि सर आधार से क्यों नहीं हम कर लेते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर आधार से हम लोग क्या करें, आधार से हम लोग वोटिंग कर देते हैं घर पे बैठे बैठे, एक ऐप बनाइए, ऐप के थ्रू कर लें। लेकिन आप एक बार सोचो, आपने अपने आधार से किसको वोट दिया है, ठीक है, जो सरकार है उसको तो पता चल जाएगा ना, एक बार सोच के देखिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, रिवील हो जाएगी। तो बेसिकली देखो, मतदान तो गुप्त मतदान होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि देखो बहुत सारी स्टाफ्स होते हैं जो चुनाव कराते हैं, क्या आपको लगता है वो लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वो लोग भी वोट देते हैं। वो लोग कैसे वोट देते हैं? उनका बैलेट पेपर पे ही हो जाता है। बैलेट पेपर जैसे पहले कागज आता था, ठीक है, उस पे सारे चुनाव चिन्ह होते थे, पार्टियों के नाम होते थे, वो लोग क्या करते थे, स्टाम्प पे मोहर मार के पहले ही जमा कर देते हैं, अपनी ड्यूटी से 1 महीने पहले ही ये लोग वोटिंग दे देते हैं। आप लोग को इंटरनली चीजें नहीं पता होगी, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितने स्टाफ्स वगैरह होते हैं, जो टीचर वगैरह होते हैं, उनकी इलेक्शन इलेक्शन में पार्टिसिपेट वो बहुत पहले ही कर देते हैं, बैलेट पेपर पे अपना बेसिकली क्या करते हैं, उस पे मतदान करके डाल देते हैं। आपने ये बिहार का इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें बड़ा सुना होगा कि बैलेट पेपर पे जो हुआ था उसमें छेड़छानी हुई, बहुत सारे लोग अदर पार्टियों ने उसमें मतलब धोखाधड़ी का केस वगैरह बहुत सारे आए थे। तो यही होता है बेसिकली, बैलेट पेपर में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बैलेट पेपर के थ्रू क्या करते हैं, पहले ही अपनी वोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है तरीका बेसिकली। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो जो बाहर रह रहा है उसके लिए देखो, एक तो पोस्टल के थ्रू भेजना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बैटल बेसिकली कहा, इन्होंने कहा कि चालू करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या कर सकते हैं, वो भेज सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना बैलेट पे, मतलब उन्होंने क्या किया, अपना जिसको वोट देना वोट दिया, वोट देने के बाद क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन करके वो भेज दे, ऐसा कुछ इन्होंने सिस्टम कहा कि ऐसा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्रॉक्सी वोटिंग, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे, अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो बहुत सारे लोग प्रॉक्सी अटेंडेंस, प्रॉक्सी का मतलब बेसिकली हो जाता है दोस्तों, आपके बदले कोई और, ठीक है, आपके बदले कोई और। जैसे मान लेते हैं आपका नाम ए है, ठीक है, आपके घर आपकी फैमिली बी सी डी, ये चार तीन लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है, इंडिया में रहते हैं। अब ये लोग वोट करने गए, तो इसमें से कोई कह देगा कि मैं, मेरा जो ए वाला भाई या बहन है वो बाहर रहता है, एनआरआई है, तो इसका वोट भी मैं ही करना चाहता हूँ, मेरे को ही दो वोट करने दे दो। तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग, कि आपकी जगह कोई और आपका वोट कर देगा, बेसिकली ये होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो बेसिकली ठीक है, तो हमने ये चीज़ समझ लिया कि आप प्रॉक्सी वोटिंग कैसी होगी, और ई पोस्टल क्या होगा, आपने बेसिकली ऑनलाइन ही आपने क्या किया, जो बैलेट पेपर था उस पर आपने स्टाम्प मारा या अंगूठा मार के या कुछ भी निशान मार के दे दिया, टिक मार के दे दिया, ठीक है, ईमेल के थ्रू दे दिया या पोस्टल के थ्रू दे दिया, ई पोस्टल। जैसे अगर कोई वेबसाइट हम बना दें, ठीक है, हम यहाँ पे कोई वेबसाइट बना दें, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दें हम, कि यहाँ पे आपको अपना पोस्टल क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। बट वही ये दिक्कत, नाम और वो चीज़ें आइडेंटिटी कैसे छुपाओगे आप, थोड़ा सा पंगा ये हो जाता है ना, समझ रहे हो आप। तो वो थोड़ा सा इसमें सोचने की बात है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में भी है। तो इन्होंने कहा कि हम ई पोस्टल बैलेट की स्टार्टिंग करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति की। तो मौद्रिक नीति समिति है दोस्तों, जिसको 2000 जून 2016 के आसपास ये बनी थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। आरबीआई एक्ट है दोस्तों 1934 के तहत इसको बनाया गया जून 2016 में। क्या नाम था, एमपीसी कमेटी बोलते थे इसको, ठीक है, अभी भी है। तो ये क्या करता है, हर 2 महीने पे बेसिकली रिव्यू करता है कि मतलब हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा है हमारी इकोनॉमी का। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं दोस्तों, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 3 सदस्य जो होते हैं आरबीआई को होते हैं, 3 सदस्य गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं बेसिकली, ठीक है। वोटिंग होती है, अगर मान लो कभी टाई अप हो जाता है, तो जो आरबीआई का गवर्नर होता है इसमें अध्यक्ष भी होता है, प्लस इसको एक एक्स्ट्रा वोटिंग का अधिकार भी होता है। मान लेते हैं 6 लोग हैं, ठीक है, अब किसी मत पे इन्होंने 3-3 वोटिंग कर दी तो बराबर हो गया ना। तो आरबीआई के पास, आरबीआई जो गवर्नर होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, तो क्या करते हैं, 1+ वोट करके ये 4-3 से मत के, मतलब बेसिकली मतदान हो सकता है किसी भी टॉपिक पर, अगर कुछ बहस छिड़ जाए, चलो मतदान कर लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि आरबीआई के गवर्नर के पास 2 वोट होता है, जब बराबर होगा उसी केस में, ठीक है। अब बेसिकली पर्पज क्या है, एमपीसी की पर्पज क्या है, ठीक है। अगर एमपीसी की बात करें तो एमपीसी का दोस्तों मेनली पर्पज क्या है, कि जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, वो 4% +-2% रखना है, ठीक है, 4 +-2 बेसिकली ये बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो 4 + 2 कितना होता है, 6 हो जाता है, 4 - 2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है।
तो जो हमारा इन्फ्लेशन है, जो हमारी महंगाई है, वो कितने के बीच होना चाहिए? 2 से लेकर 6 के बीच इनका टारगेट है रखने का, 2% लेकर 6% के बीच में। लेकिन फिक्स किसके पे रखने का प्लान है? 4% पे। मतलब ये है कि सपोज करो आप 2020 में, ठीक है, टमाटर खरीद रहे थे 100 रुपये किलो, ठीक। 2021 के उसी टाइम पे, मान लो दिसंबर का महीना चला, दिसंबर 2020 को टमाटर खरीदे थे कितना आप? 100 रुपये का 1 किलो। 2021 दिसंबर में आप कितने का टमाटर मिलेगा? 104 रुपये का। बेसिकली ये पर्पज होता है, मतलब अगर 4% हमने इन्फ्लेशन रखना है, तो महंगाई 4% के आसपास रखनी है, तो ठीक है। तो हम कितना बढ़ गए? 100 रुपये से दोस्तों बढ़ के हम कितने आ गए? 4 रुपये पे, 4 रुपये पे, ठीक है, मतलब 104 रुपये पे। तो महंगाई कितनी बढ़ गई? 4 रुपये। एक साल पहले आप 100 रुपये देते तो उसी चीज उसी क्वांटिटी के लिए, 1 किलो टमाटर के लिए ही, अभी आप कितना दे रहे हो? 4 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो महंगाई कितनी बढ़ गई? 4 रुपये। 4 रुपये का मतलब 4%, ठीक है, क्योंकि 100 पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बेसिकली समझाने का पर्पज था। तो इनका क्या कहना है कि मान लेते 100 रुपये अगर 2020 में था, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? या तो 102 होगा या तो 106 होगा, इसी के बीच में हमें रखना है। बेसिकली ये पर्पज होता है इनका, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये 7.6% पहुंच गया, लेकिन जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा चर्चा में था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। अच्छा, इसमें ये लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे इसमें टर्म्स है जो आपको पढ़ना पड़ता है। अगर मौद्रिक पढ़ोगे तो आप, तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। बेसिक बेसिक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। बेस रेट, बैंक रेट आपका, ठीक है, LAF, बहुत सारी चीजें होती है, लिक्विड एडजस्टमेंट रेशियो होता है, तो वो ठीक है। SLR, बहुत सारी चीजें हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स। बट इसमें मैं दो मेजरली आपको समझा दे रहा हूँ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। देखो, रेपो रेट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि RBI से ना बैंक लोन ले लेते हैं। मतलब बैंकों के पास जब पैसा कम हो जाता है, तो ये क्या कहते हैं, RBI के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई बाप हमें पैसा चाहिए, ठीक है। बैंक कहते हैं, तो बैंक क्या करता है, इनको लोन दे देता है। लोन देने पे क्या करता है, कुछ परसेंट ब्याज लेता है, तो ये लगभग 4% के आसपास है। रिवर्स रेपो रेट में हम जिस उल्टा समझते हैं कि क्या करता है, RBI लोन लेता है बैंकों से। बेसिकली ये एग्जैक्टली सही वर्ड तो नहीं है, बट हम समझने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। एग्जैक्टली क्या वर्ड होता है? एग्जैक्टली ये होता है कि दोस्तों, कि बैंकों को दोस्तों RBI के पास अपना पैसा जमा करना पड़ता है, जिसपे आज RBI क्या करता है, कुछ ब्याज देता है उनको। वो ब्याज कितना अभी रखा है उन्होंने? 3.35%, ठीक है। बेसिकली ये होता है, ठीक है। लेकिन हम अपने बेसिक टर्म समझने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाता है, तो हम कहते हैं जहां बैंक लोन ले रहा था, अब RBI लोन ले रहा है। तो ये हम बेसिकली दोस्तों समझने के लिए हम कर देते हैं, ठीक है। ये टर्म्स याद रखिएगा, जो आपका एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। बसंचार, ठीक है, ये आइलैंड है दोस्तों बांग्लादेश का। अब ये चर्चा में क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, बेसिकली क्या कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे शेल्टर होम्स बनाए हैं, बेसिकली किसके लिए? रोहिंग्यास के लिए, ठीक है। ये रोहिंग्यास है, इनके लिए बनाया है, इन रोहिंग्यास के लिए बनाया है, ठीक है। रोहिंग्या, ठीक है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, यहाँ पे देखो इनको शेल्टर होम्स बनाए हैं, इवन बाथरूम्स बनाए हैं, मस्जिद तक बनाए हैं। लेकिन थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है यहाँ पे बांग्लादेश का। क्यों हो रहा है दोस्तों? देखो, बेसिकली रखाइन प्रांत है, यहाँ पे रोहिंग्याज रहते थे। यहाँ पे इधर मेघालय, बेसिकली ये म्यांमार का इलाका जाता है, तो रखाइन रहते थे। रखाइन में ही रोहिंग्याज रहते थे। अब ये लोग यहाँ से निकल के किधर भाग के गए हैं? ये गए हैं दोस्तों बांग्लादेश का, ये है आपका कोक्स बाजार। कोक्स बाजार में दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे रोहिंग्याज रहते हैं, अनहाइजेनिक तरीके से रहते हैं। अनहाइजेनिक का बेसिकली मतलब है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे, ठीक है, और बीमारियां फैलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अभी यहाँ से बांग्लादेश गवर्नमेंट कहती है कि मैं 1 लाख लोगों को हम कहाँ भेजेंगे? यहाँ पे, ये जो बसंचार है, बसंचार आइलैंड है, इस पे भेजेंगे। अब दिक्कत ये है इस बसंचार आइलैंड की, कि जब फ्लड आता है, ठीक है, या तो फ्लड आता है या हाई टाइड आता है, ठीक है। जब हाई टाइड आता है या फिर मानसून का सीजन होता है, तो ये आइलैंड पूरा डूब जाता है। क्या होता है? ये आइलैंड दोस्तों डूब जाता है। तो कहा जा रहा है ये कि दोस्तों, अगर आप इसमें भेज ही रहे हो तो इससे फायदा क्या है? या तो आप इसको थोड़ी हाइट बढ़ाते आप, ठीक है, बिल्डिंग्स बना दी आपने, बट हो सकता है ग्राउंड फ्लोर डूब जाए या 2 फ्लोर डूब जाए, 1 फ्लोर डूब जाए। तो इनसे तो इनकी लाइफ आपने सुधारी कहाँ? इससे तो इनकी लाइफ और खराब भी हो जाएगी, राइट। तो इसमें ये चीज़ कही जाती है कि थोड़ा सा इसमें, मतलब इसीलिए बांग्लादेश थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो देखो, आपसे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, ठीक है, IR से कहीं ना कोई रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सोसाइटी से या सोशल इशू से डिस्कस कर, देखो अब देखो कैसे जोड़ते चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ आपको। बांग्लादेश आया तो इंटरनेशनल रिलेशन का मामला हो गया। अब कहीं ना कहीं तो सोशल इशू का भी मुद्दा हो रहा है, रोहिंग्यास की हालत और खराब होगी, सामाजिक समस्याओं का भी तो एक तरह से मुद्दा हो गया। देखो, IR किस में है? पेपर 2 में। सोशल इशू, ठीक है, पेपर 2 में है। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी से भी रिलेट हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है।
उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके ज्योग्राफी से कुछ रिलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका बसंत पोर्ट की बात कही जा रही है, ठीक है, पोर्ट नहीं सॉरी, आइलैंड की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल चीजें आ गई, मैपिंग आ गया। तो यहाँ पे देखो, आप जीएस पेपर 1 से आपका कोरिलेट हो जाएगा, जीएस पेपर 2 से यहाँ पे कोरिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर मैंने यहाँ पे कोरिलेट आपको कर दिया। तो ऐसे आप समझने की कोशिश करो कि देखो कोई भी पेपर ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली हम कह देते हैं, हम कहते हैं ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो बस ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे, नहीं। ज्योग्राफी देखोगे तो हर सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं कोरिलेशन इसमें आ जाता है। इकोनॉमी भी आती है, आईआर भी आता है, इन्वायरमेंट भी आता है, सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक। इन्वायरमेंट वगैरह सब इसी में सब मर्ज हो जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपका अलग नहीं है, अलग करके समझना भी नहीं है हमें। अभी शुरू में अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें मर्ज करते जाएंगे। अब बात करें हम्पी मंदिर की, बात करेंगे दोस्तों। बेसिकली क्या है कि ये टेम्पल जो था ये पहले पूरा ओपन था, ठीक है। ये पूरी टेम्पल पहले ओपन थी, अभी देख रहे हो ये बैरिकेटिंग टाइप में इसमें लगा दिया गया ऐसे कि अब यहाँ पे कोई पास में नहीं जाएगा, जिसको देखना भैया दूर से देखो। लोग यहाँ पे क्या टच वगैरह करते थे, कुछ लिख दिया करते थे, सेल्फी खिंचाते थे, तो थोड़ा सा ये खराब हो रहा था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, बैरिकेटिंग कर दिया। अब बात करें तो किसके टाइम पे ये निर्माण हुआ था इसका, बेसिकली ये बात करें, देखो विजयनगर शासक थे राजा कृष्णदेव राय, इनके टाइम पीरियड पे हुआ था। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो देखो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के शासन चला था, मतलब लगभग 300 साल तक, ठीक है। और ये लोग भगवान विष्णु के इसको वाहन मानते हैं बेसिकली, ठीक है, जो वाहन गरुड़ है इसके। अब कुछ बेसिक चीजें समझाता हूँ आपको। विजयनगर साम्राज्य देखो ऐसा नहीं कि एक ही साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य के अंदर कई वंश थे, ठीक है। इसमें पहला वंश था दोस्तों संगम वंश। संगम वंश था, सुलु वंश था, तुलु वंश था, आराविडु वंश था, ठीक है। आराविदु भी बोलते हैं, आराविडु भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या था कि जब 1336 ईस्वी स्टार्ट हुआ था, तो उस समय संगम वंश की स्थापना हुई, हरिहर बुक्का ने स्टार्ट किया। संगम वंश हरिहर बुक्का ने स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद यही संगम वंश आगे बढ़ के सुलु वंश हो जाता है, सुलु से तुलु होता है, तुलु से अराविडु होता है। इन सारे साम्राज्य को मिला के हम क्या कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री में पढ़ाता है तो करीब 1 घंटे का इस पर डिस्कशन हो जाता है, तो इस पर आप बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जिन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है प्लीज ऐप इंस्टॉल करिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।